गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट टैक्सेशन ऑफ फॉरेन आरएसयूज इन इंडिया। तो आरएसयूज की टैक्सेबिलिटी एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग एंड एट द टाइम ऑफ सेल क्या होती है वो हम देखेंगे। तो बिफोर बिगिनिंग हमें पता होना चाहिए कि आरएसयूज क्या होता है। तो आरएसयूज हमारे होते हैं रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स दैट्स इट्स फुल फॉर्म, ठीक है। एंड वो हमें कौन देता है? हमारा एम्प्लॉयर देता है एज अ सैलरी या फिर एज अ परक्विजिट, ठीक है। एज अ सैलरी और एज अ परक्विजिट, ठीक है। अभी एम्प्लॉयज आर नॉट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर्स। अभी हमारे पास होता है आरएसयू एंड एक चीज होती है स्टॉक ऑप्शन करके, स्टॉक ऑप्शन। तो आपके जो आरएसयूज होते हैं उसके लिए कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जो आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाउएवर स्टॉक ऑप्शन में एम्प्लॉय के पास राइट होता है, उसके पास होता है राइट आइदर टू परचेज और नॉट टू परचेज द शेयर, बट उसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं टैक्सेशन ऑफ आरएसयूज। आरएसयूज का टैक्सेशन कैसे होता है इंडिया में? टैक्सेशन होता है दो स्टेजेस में। पहला होता है एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग, दूसरा होता है एट द टाइम ऑफ सेल। वेस्ट जब होगा तब वो ट्रीट किया जाएगा एज सैलरी इनकम, एंड जब सेल होगा तब उसे ट्रीट किया जाएगा एज कैपिटल गेन्स। तभी दोनों स्टेजेस में उसका टैक्सेबिलिटी कैसे है वो हम देखेंगे। सो एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग, एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग हम उसे दिखाएंगे अंडर द हेड सैलरीज, अंडर द हेड सैलरीज एज अ परक्विजिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। आप उसे क्या दिखाओगे? एज अ परक्विजिट आप उसे दिखाओगे, ठीक है। नाउ अभी एग्जांपल देखिए, अगर हमें शेयर्स मिले हैं 100 शेयर्स एंड फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ वेस्टिंग वाज 100 रुपीज, तो हमारा परक्विजिट कितना हो जाएगा? $10, 10,000। दैट्स योर 100 शेयर्स इंटू 100 USD पर शेयर, वो हो गया हमारा $10,000, ठीक है। अभी जो फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं ऑन द वेस्टिंग डेट। जो वेस्टिंग डेट है उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे टू फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग योर सैलरी या पर्पज। अभी अगर आरएसयू आपका फॉरेन कंपनी ने दिया है तो वो फॉरेन करेंसी में मिला होगा। तो आपको अभी क्या करना है? ये जो फॉरेन करेंसी है उससे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आईएनआर में। जो भी आपका फॉरेन करेंसी है उसको आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे। तो अभी उसके लिए आप कौन सा रेट यूज करोगे? आप यूज करोगे एसबीआई का टीटीबीआर रेट। अभी एसबीआई का टीटीबीआर रेट हमें किस दिन का चाहिए? एफएमवी के दिन का या किसी और दिन का? तो हम टीटीबीआर रेट लेंगे ऑफ द प्रिसीडिंग मंथ का। जो प्रिसीडिंग मंथ है उसका जो लास्ट डेट है उस टाइम का जो एसबीआई का टीटीबीआर रेट है हम उसे यूज करेंगे फॉर पर्पज ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूएसडी या फिर फॉरेन करेंसी इनटू योर आईएनआर, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन रेट है वो अपने को बताता है रूल 115। रूल 115 में हमें बताया हुआ है। तो हम यूज करते हैं एसबीआई का टीटीबीआर रेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सैलरी इज ड्यू। भी फॉर एग्जांपल वेस्टिंग डेट था 15 जून, ठीक है। 15 जून को आपको क्या होगा? शेयर्स आपको वेस्ट हो गए। तो अभी आपको कन्वर्ट करना है उसको, आपको कन्वर्ट करना है उसको इंडियन करेंसी में। तो अगर 15 जून को मिला है तो आप लोगे जो प्रीसीडिंग मंथ है, प्रीसीडिंग मंथ का लास्ट डे, प्रीसीडिंग मंथ का लास्ट डे जो हो जाएगा हमारा 31 मई 2026, 31 मई 2026। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई का टीटीबीआर उस दिन था 31 मई को 86.20 पर यूएसडी। तो हमारा परक्विजिट कितने का दिखेगा? सैलरी दिखेगी हमारी 10,000 USD इंटू 86.20 एंड आपका आ जाएगा 8,62,000। तो बेसिकली कैसे रहेगा आपका? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू FMV into SBI TTBR of last day of preceding month, ठीक है। लास्ट डे, सॉरी, लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ आप लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8,62,000 है वो हो जाएगा आपका एज टैक्सेबल एज सैलरी इनकम इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। आप उसे दिखाओगे एज परक्विजिट अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। अभी नेक्स्ट इज योर कैपिटल गेन्स। अभी आपको जो ये जो अमाउंट थी यहाँ पे जो आप सैलरी में दिखाते हो एज परक्विजिट, आप जो यहाँ पे शो करते हो वो आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ अक्विजिशन। ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ अक्विजिशन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग योर कैपिटल
गेन्स, ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हमने देख लिया, अभी कैपिटल गेन कैसे आते हैं? तो हमारा कैपिटल गेन का फॉर्मूला होता है कैपिटल गेन इज इक्वल्स टू सेल कंसिडरेशन, उसमें से माइनस कर देते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हमें या तो यहाँ पे गेन आ जाएगा या फिर लॉस आ जाएगा। ठीक है, गेन आएगा या फिर लॉस आएगा। अभी ऊपर वाले एग्जांपल में अभी हम ऊपर वाले एग्जांपल को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने क्या किया, हमने शेयर्स बेचे 120 यूएसडी पर शेयर में। ठीक है, तो हमने कितना 120 यूएसडी पर शेयर करके हमने बेचा कितने 100 शेयर्स। तो हमें टोटल कितने आए पैसे, हमें आए $12,000। ठीक है, $12,000 हमें आए। तो अभी हमारा गेन कितना होगा, सेल कंसिडरेशन है हमारा $12,000 एंड मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है डॉलर्स में $10,000, जो कि कितना है मेरा टोटल गेन मुझे हुआ है $2,000 का मुझे गेन हुआ है। ठीक है, बट अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल कंसिडरेशन है, इस सेल कंसिडरेशन को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग योर टीटीबीआर रेट ऑन दी लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ। तो हम ये जो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं हम उसके लिए वही यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग योर टीटीबीआर रेट ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ का लास्ट डेट। ठीक है, अभी हमने उसे जब कन्वर्ट किया, अभी देखिए हम फॉर एग्जांपल हमने 20 अक्टूबर को बेचे थे वो शेयर, मतलब 120 यूएसडी पर शेयर करके 100 बेचे थे हमने, यूएसडी 12,000। ठीक है, तो ये जो यूएसडी 12,000 है उसे हम कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द टीटीबीआर रेट एज ऑन 30 सितंबर, दैट इज योर लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ ऑफ द ट्रांसफर। तो हमने जब उसे कन्वर्ट किया तो हमें मिले 10,50,000। ठीक है, 10,50,000 ये हमारी सेल वैल्यू हो गई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज योर सैलरी इनकम, जो आपने दिखाया वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, एंड दोनों को लेस करके जो आपका आएगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल गेन। जो दोनों को लेस करके हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल गेन। ठीक है, एंड तो आई गेस यहाँ पे आपको सब क्लियर हो चुका होगा। अभी जो हमारा कैपिटल गेन होता है, वो हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अभी लॉन्ग टर्म कब होगा, शॉर्ट टर्म कब होगा, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो डिटरमाइन होगा आपका होल्डिंग पीरियड। जो आपका होल्डिंग पीरियड है उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो आप जो पीरियड जो कैलकुलेट करोगे वो स्टार्ट होगा फ्रॉम योर वेस्टिंग डेट, जब आपको वेस्ट हो जाए, टिल द डेट ऑफ सेल। तो ये जो बीच का जो टाइम है, वो आपको देखना है कितने मंथ्स आपने उसे होल्ड किया है, और उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, तो अभी कैसे हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो अभी देखिए 2-3 केसेस है यहाँ पे, मैं सारे केसेस आपको अच्छे से समझाता हूँ। अभी समझिए, जो शेयर्स जो आरएसयू आपको जो मिले वो थे इंडियन कंपनी के, मतलब इंडियन कंपनी ने आपको क्या दिए है, इंडियन कंपनी ने आपको क्या दिए, आरएसयूज दिए हैं। अभी इंडियन कंपनी केस में दो केसेस आ सकते हैं, एक तो ये जो कंपनी है वो है लिस्टेड कंपनी, और दूसरा ये कंपनी जो है वो है एक अनलिस्टेड कंपनी। अगर कंपनी लिस्टेड है तो उस केस में अगर आपने 12 मंथ्स या उससे ज्यादा आपने होल्ड किया है तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब अगर आपने 12 मंथ से ज्यादा होल्ड किया है तो वो आपका हो जाएगा कैपिटल गेन, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा आपका। एंड अगर 12 मंथ से कम होल्ड किया है, 12 मंथ से कम होल्ड किया है तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, अभी अनलिस्टेड कंपनीज के केस में क्या होगा पता है, जस्ट अ मिनट। तो अनलिस्टेड कंपनीज के केस में क्या होगा, तो ये जो 12 मंथ्स का टाइम है वो हो जाएगा 24 मंथ्स। ठीक है, तो अगर आप 24 मंथ से ज्यादा अगर होल्ड करते हो, 24 मंथ से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो आपका हो जाएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वरना वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही रहेगा। तो डिफरेंस है, अगर लिस्टेड है तो 12 मंथ्स एंड अनलिस्टेड है तो 24 मंथ्स। अभी फॉरेन कंपनी अगर है, ठीक है, फॉरेन कंपनीज का सिंपल है, वो 24 मंथ से अगर आपने ज्यादा होल्ड किया है, चाहे वो लिस्टेड रहो या अनलिस्टेड,
तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। बट अगर 24 महीने से कम होल्ड किया है तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज योर फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर। फॉरेन एसेट डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है इनकम टैक्स एक्ट में। आपको जो अगर आपका कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है या फिर आपका कोई फॉरेन में कोई असेट है, कोई प्रॉपर्टी है, आपकी असेट है, कोई प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, अगर आप शेयर्स होल्ड करते हो किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अभी ये डिस्क्लोजर आप देते हो आइदर इन ITR 2 या ITR 3 डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेबिलिटी। मतलब अगर आपके पास बिजनेस इनकम भी है तो आप ITR 3 यूज करके आप फाइल करते हो, एंड अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो आप सिर्फ ITR 2 में आप उसे डिस्क्लोज करते हो। तो ये जो FA शेड्यूल होता है वो FA शेड्यूल आपको सिर्फ ITR 2 या फिर ITR 3 में ही मिलेगा, एंड आपको वो भरना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है डिस्क्लोज करना बैंक, अगर आपके कोई भी फॉरेन असेट्स है। अगर आप नहीं डिस्क्लोज करते हो तो आपको पेनल्टीज लग सकती है अंडर योर ब्लैक मनी एक्ट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, और इनकम टैक्स एक्ट में भी आपको पेनल्टीज लग सकती है। ठीक है। अभी डिस्क्लोज क्या करना है आपको, आपने कोई भी फॉरेन शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं, जैसे इन द नेम ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स, अक्विजिशन डेट, कॉस्ट, पीक वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, असेट्स हो गए आपके, प्रॉपर्टी होगी, हाउस प्रॉपर्टी, शेयर्स, बैंक अकाउंट, तो आपको वो सब डिस्क्लोज करना आपको मैंडेटरी है। ठीक है, वो आपको मैंडेटरी है। अभी डिस्क्लोज कब करना है, इन द ITR फॉर असेसमेंट ईयर करस्पॉन्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर इन विच द शेयर्स वर हेल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, शेयर्स वर हेल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको डिस्क्लोज कब करना है उसको, इन द असेसमेंट ईयर करस्पॉन्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब समझिए, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर वो शेयर्स या प्रॉपर्टी आपने हेल्ड की हुई थी, तो आपको 24-25, तो 25-26 के असेसमेंट ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपके ITR में आपको उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप है ना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप होल्ड करते हो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप होल्ड करते हो साल भर में, तो भी आपको डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आप कभी भी अगर एक दो दिन के लिए भी अगर आप हेल्ड किया हुआ है वो शेयर या पर्टिकुलर असेट, तो आपको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। ठीक है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वॉक थ्रू हम कर सकते हैं, पूरा एग्जांपल एक बार फिर से देख सकते हैं हम कैसे रहेगा वो। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हमने 12 अगस्त 2026 को हमें मिले 100 शेयर्स, जिस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू था 100 USD। तो टोटल हमें कितना मिला, $10,000। ठीक है। अभी TTBR रेट कौन सा यूज करेंगे आप, सही कहा, लास्ट मंथ का जो प्रिसीडिंग मंथ है उसका लास्ट डेट, यानी कि इस केस में वो हो जाएगा जुलाई, 31 जुलाई को जो रेट रहेगा, 31 जुलाई 2026 को जो भी रेट रहेगा वो हम हमारे एग्जाम्पल में हम उसे ₹50 मान लेते हैं। ठीक है, ₹50 हम मान लेते हैं। तो हमारा सैलरी इनकम कितना दिखेगा, सैलरी इनकम कितना दिखेगा हमारा, वो दिखेगा 10,000 USD इंटू 50, दैट्स योर 5 लाख रुपीज का हमारा क्या दिखेगा, सैलरी इनकम दिखेगा। ये हमारा दिखेगा परक्विजिट अंडर द हेड सैलरीज, अंडर द हेड सैलरीज। ठीक है। अभी क्या हुआ, आपने नेक्स्ट ईयर यानी कि 31 अक्टूबर 2027 को आपने ये सारे 100 शेयर सेल कर दिए, 100 शेयर्स आपने सेल कर दिए, और उस दिन आपका फेयर मार्केट वैल्यू था $120। तो आपका टोटल सेल कितना हुआ, आपने सेल किया 12,000 ठीक है। अभी TTBR रेट हम कौन सा लेंगे, TTBR रेट लेंगे हम जो लास्ट मंथ का जो लास्ट डेट है, मतलब प्रीसीडिंग लास्ट मंथ का जो लास्ट डेट है। इस केस में वो हो जाएगा 30 सितंबर 2027। तो हम फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ₹60। तो हमारा यहाँ पे सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, सेल कंसिडरेशन आएगा हमारा ₹60 इंटू 12,000 USD, दैट्स योर 7,720,000 कुछ तो होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, यस करेक्ट। तो हमारा हो जाएगा वो 7,20,000। ठीक है, हमारा हो जाएगा 7,20,000। तो हमारा कैपिटल गेन कितने आएंगे यहाँ पे, कैपिटल
गेन्स कितने आ जाएंगे हमारे 7,20,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 5 लाख रुपीज दैट योर कॉस्ट ऑफ अक्विजिशन जो आपने सैलरीज में दिखाया, तो हमारा कैपिटल गेन यहाँ पे हो जाएगा 2,20,000 का हमारा हो जाएगा कैपिटल गेन। अभी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, ठीक है, कैपिटल गेन भी हो सकता है। नेक्स्ट, अभी थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप कंपटीशन करोगे आरएसयूज की टैक्सेबिलिटी का। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका आता है कि वेस्टिंग के टाइम वो आपका सैलरी इवेंट रहेगा, तो उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो यूज करके आप आपका क्या दिखाओगे, सैलरी इनकम में आप उसे क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे एज योर इनकम, ठीक है। दूसरा, किस रेट पे उसे कन्वर्ट करेंगे, हम यूज करेंगे रूल 115 फॉर कन्वर्टिंग योर फॉरेन करेंसी इनटू योर इंडियन नेशनल रुपीज। तो आपको सैलरी कन्वर्जन और सेल कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ सेल हम मस्ट यूज एसबीआई का टीटीबीआर। इंपॉर्टेंट है, आपको यूज करना है एसबीआई का टीटीबीआर रेट एंड नॉट योर आरबीआई का रेफरेंस रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसबीआई का टीटीबीआर रेट आप यूज करोगे, ठीक है। थर्ड, कॉस्ट ऑफ अक्विजिशन फॉर पर्पज ऑफ योर कैपिटल गेन्स वुड बी योर सैलरी टैक्स, जो आपने एज परक्विजिट या फिर सैलरी आपने जो आपके सैलरी इनकम में दिखाया है आईटीआर में, वो आप यूज करोगे एज अ कॉस्ट ऑफ अक्विजिशन, ठीक है। नेक्स्ट इज होल्डिंग पीरियड फ्रॉम कैपिटल गेन, वो आपको ध्यान रखना है, होल्डिंग पीरियड चालू होगा आपका कब से, वेस्टिंग की डेट से स्टार्ट होगा वो, और एंड होगा वो एट योर वेस्टिंग डेट से स्टार्ट होगा जब आपने इसे सेल किया, वो पीरियड कंसीडर किया जाएगा, ये पीरियड कंसीडर किया जाएगा फॉर कंप्यूटिंग योर होल्डिंग पीरियड। अभी उसके ऊपर डिपेंड करेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो रिपोर्ट सेल टू कवर कैपिटल गेन्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ओके। नेक्स्ट इज योर डिस्क्लोज फॉरेन असेट्स इन एफएस शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये डिस्क्लोज नहीं करते हो तो आपको सीवियर पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। वो डिस्क्लोज होता है आईटीआर 2 या आईटीआर 3 के एफए शेड्यूल में, ठीक है, आपके एफए शेड्यूल में, ओके। सो इतना ही इस वीडियो में, एंड अगर आपको इससे आरएसयू से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। एंड इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिए एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।